बहुत शुक्रिया आप सबका। और आपने हमारा मेयर साहब का, शोरो साहब का थोड़ा ब्रीफिंग सुना है। ये मैं तकरीबन 1 साल पहले हैदराबाद आया था ताकि हम आपका जो एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पार्क जो पानी वसूल करने के लिए पीने के पानी का मंसूबा था, उसका इफ्तिताह किया। और मैं बहुत खुश हुई सुनते हुए कि 2 साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला हमारा दूसरा मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा और 3 साल के अंदर 2 और मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे, जिससे हम हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाके को मज़ीद पीने के साफ़ पानी दिलवा सकेंगे। आज मैंने आपका एक हसन अली अफंदी पीपल्स पार्क का इफ्तिताह किया और आज मैं नियाज स्टेडियम जो रिहेबिलिटेट हुआ है और उसका पुराना मकाम वापस दिलवाया गया है, इसका भी हम इफ्तिताह करने आए हैं। साथ साथ मुझे ब्रीफिंग दिलवाया गया आपका ऑटोबॉम रोड, जिसका मॉडर्नाइज किया गया है और बहुत बेहतर बनाया गया है। और दूसरा जो आपका रिंग रोड बन रहा है जो पूरा हैदराबाद को इंशाअल्लाह ताला कनेक्ट करेंगे। इसी तरीके से मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे हैं जो हैदराबाद शहर में और इस वक्त जारी है। मैं बहुत खुश हुई ये देखते हुए कि सूबाई हुकूमत, बल्दियाती निज़ाम और आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का HMC का निज़ाम मिल के काम कर रही हैं। ये पहली दफ़ा है कि मैं हैदराबाद की तरक्की को इस तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए देख रहा हूँ और यही हम देखना चाहते हैं। माजी में होता ये था कि जो बल्दियाती निज़ाम था वो अलग जमात से ताल्लुक़ रखता था, जो आपका सूबाई हुकूमत वो अलग जमात से ताल्लुक़ रखता था और अफसोस के साथ जो जमातें जीतते आते थे वो नफ़रत फैलाते हुए, लड़ाई करवाते हुए पे ध्यान देते थे। और जो शहर के अवाम थे, जो हैदराबाद के अवाम थे, उनका जो तरक्याती मंसूबे थे, जो इस शहर का प्रोग्रेस होना चाहिए था, सिंध का दूसरी बड़ी शहर, तारीख़ी शहर के लिहाज से, वो नहीं हो रहा था। और मैं अब उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से हैदराबाद आगे बढ़ता रहेगा और हैदराबाद के अवाम को उसका फ़ायदा मिलता रहेगा। वैसे तो मसले मसाइल भी है, काफ़ी जो मुश्किलात आपके जो HMC के टाउन चेयरमैन एक्सेट्रा फेस कर रहे हैं, उन्होंने उनके बारे में हमें बताए हैं। इंशाअल्लाह ताला उन पे हम गौर करेंगे और वज़ीर आला साहब कोशिश करेगा कि इनकी जो मुश्किलात है वो दूर करे ताकि हम इस शहर को वो फोकस दे सके जो मैं देना चाह रहा हूँ। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक किस्म का तारीख़ी कामयाबी हैदराबाद के अवाम की तरफ एक के बाद एक दिया जा रहा है, उसका जवाब भी हम पे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम हैदराबाद के अवाम के, हैदराबाद के शहरियों के उम्मीदों के मुताबिक उस लिहाज से काम करें। तो एक बार फिर मैं यहाँ का जो मेरा HMC की टीम है, हमारा मेयर साहब की क़यादत में काम कर रहा है, उनको शाबाश देना चाह रहा हूँ और सूबाई हुकूमत का भी शुक्रगुजार हूँ को वो ख़ास तौर पे हैदराबाद शहर को इस किस्म की फोकस दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हामिद शेख साहब जी। थैंक यू वेरी मच। आपने जो गुफ्तगू की है मेरे सर के राष्ट्रवाद भी हमारा काम हुआ है, तो आपने काम से बताया पर कि बहुत सारे मसले भी ऐसे हैं जो कि काफ़ी से नहीं हो सके। ये लास्ट टाइम भी CM साहब से गुजारिश की थी, जहां खान से गुजारिश की थी कि हैदराबाद के अंदर यूनिवर्सिटी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी इसमें 12-13 साल से वो आपने मुकम्मल की हुई है। 90% काम इसका हो चुका है। हमारी हैदराबाद के लोगों की ख्वाहिश है कि सिर्फ हैदराबाद के, चाहे वो कासमाबाद का लड़का हो या लड़की हो या जफरीबाद के शहर की हो, टोटल 41 सीटें हैं उससे जाम शुरू नीचे मेडिकल की। तो क्या ये जरूरी नहीं कि अगर आप 14 अगस्त खुशी के मौके पर हैदराबाद की जो 99% जो बिल्डिंग तामीर हो चुकी है मेडिकल की, उसको आप ऐलान करें। इसी के साथ आपने 21 लाख घरों की जो बात कह रहे हैं, बड़ा बेहतरीन मनसूबा है, एक बड़े कंट्री की इस मौके पर आप काम करने जा रहे हैं। लेकिन हैदराबाद ही के अंदर तकरीबन 13,000 लोग ऐसे हैं, 39,000 लोग ऐसे हैं जिनकी हैदराबाद की करंट लेवल ऑफ डेंसिटी जो है 12 अरब रुपए की करप्शन करके इस पर मनसूबा खत्म कर दिया। और नहीं एक मिनट, मनसूबा जहाँ मेरा घर बनाने का मनसूबा है, आपको जो मनसूबा था वो बड़ा अच्छा मनसूबा था। कौन सा, जो सैलाब मुतासरीन के लिए है, है वो आप उस पर करप्शन के इल्ज़ामात लग। नहीं, मैं आपको याद कर रहा हूँ कि इसी तरीके से हैदराबाद के मतवस्त तबके के लोगों के लिए हाँ वो बिल्कुल सही, स्कीम बनाई थी सरमस के हवाले से। तो सर 12 साल हो गए, वो के लोगों ने तकरीबन 12 अरब रुपए दिए, करप्शन की नजर हो गए। मैं
रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर सारे शेयर को इसको एक्सपेंड होना चाहिए। ओके। क्या ये जरूरी नहीं कि उस समय स्कीम को बहाल कर दिया जाए? तो एक मेडिकल भी तीन सवाल आपने एक सवाल में किए हैं, तो मैं तीन के जवाब देना चाहूँगा। एक इरादा आपका नहीं था, लेकिन ऐसे लगा तो मैंने इस पे वाज़ेह करना है कि जहाँ तक सिंध पीपल्स हाउसिंग का मंसूबा है, जिसको हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और मुकामी सतह पे NGOs के साथ मिलकर काम कर रही हैं, ये पूरा पाकिस्तान से शफाफ तरीन और करप्शन पाक मंसूबा है, और ये दुनिया का, पूरी दुनिया का सबसे बड़े घर बनाने वाला मंसूबा है। तो मैं इस बात पे फ़ख्र करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ इतने बड़े पाने में एक ऐसे पैमाने पे इतना इनकलाबी प्रोग्राम लेकर आए हैं, जो कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का रोटी कपड़ा मकान का जो वादा था हमारा, हम पूरा करके दे रहे, पक्का घर बना रहे हैं सिंध भर में, वो भी 21 मिलियन फैमिलीज़ के लिए, साथ मालिकाना हकूक़ भी उनको दिलवा रहे हैं। और इंटरनेशनल मैंने जब ये पूरा मंसूबा हमने इसका जो प्लान किया था, और दुनिया भर में मैं फाइनेंसिंग की बहैसियत आपके वज़ीर ख़ारिजा इसका मैनेज कर रहा था, तो हमने ऐसे इसको ऑर्गेनाइज किया है कि ना सिर्फ ये करप्शन से साफ सुथरा है, मगर इतना ट्रांसपेरेंट है और डिजिटाइज है कि ये पूरा प्रोसेस आप भी चेक कर सकते हैं, कोई भी इंटरनेशनल इदारा चेक कर सकते हैं, और हम वाज़ेह तौर पे कह सकते हैं कि जबकि बहुत ज़्यादा पैसा इस पे खर्च किया जा रहा है, मगर पूरा एक ट्रांसपेरेंट तरीके से। जहाँ माजी के मंसूबे हैं जिस पे आप जैसे आप शिकायत कर रहे हैं, उस पे मैं हमारा राइट साइड पे मेरा सिंध का सदर बैठा है, और इस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराह है, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध सूबाई असम्बली ने 20 अरब रुपया वापस वसूल करवाए हैं। ट्रांसपेरेंसी का जो ड्राइव चल रहा है पूरा सूबा सिंध में, उस लिहाज से मैं निसार खोरो साहब को कहूँगा कि इसका तहकीकात करे, और जो हकायक है वो सामने आए, और अगर इसमें बेहतरी आ सकता है उस पर ज़रूर करे। जहाँ तक आपकी मेडिकल कॉलेज की बात है, सूबा भर में सिंध हुकूमत क्या, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सूबा सिंध में सबसे ज़्यादा तालीमी इदारे बनाए हैं और सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बनाए हैं। ये क्या कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर हो, सदर सरदारी का दौर हो, या पिछले 15 साल के दौर हो, जो मुल्क भर में ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन पे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहे हैं। इसलिए वफाकी हुकूमत डेवल्यूशन भी नहीं करते हैं सही तरीके से, वसाइल भी आपको नहीं देते हैं, जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन के लिबास से, वो सालों साल, चाहे वो खान साहब की हुकूमत हो या इस वक्त की हुकूमत हो, वो कटौती जब करना पड़ता है तो अफसोस के साथ हमारा नौजवानों के मुस्तकबिल को ख़तरा में डाल के HEC पे ही ख़तरा हो। तो मुल्क भर में एक ही सूबा है जो नौजवानों के साथ खड़े हैं, तालीमी इदारों में पढ़ने वाले तालिब इल्मों के साथ खड़े हैं, और सालों साल सूबाई हुकूमत से ही वो ओवर कॉम्पनसेट करके मैचिंग फंड्स रख के हम अपना हायर एजुकेशन को ज़िंदा रख रहे हैं। यही वजह है कि एक मुआशी बोझ पड़ रहा है कि हम ऊपर वफाक का भी जिम्मेदारियाँ अपना रहे हैं और अपना जिम्मेदारियाँ जारी रखें, जिसकी वजह से जो हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग वही है कि हम चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में, सूबा सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का ये ख्वाहिश है कि हम तालीमी इदारे यूनिवर्सिटी बनाएं। माजी में ऐसे ही होता था और दुनिया भर में ऐसे हैं। आप ऑक्सफोर्ड जाते हो तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सिर्फ ऑक्सफोर्ड में रहने वाले और अंग्रेज़ी बोलने वाले के लिए इदारा नहीं है, वो दुनिया भर को ट्रैक करने के लिए और पूरा ब्रिटानिया को ट्रैक करने के लिए एक ऐसा इदारा है। वो ये सोच था जब जामशोरों में इतना शानदार तालीमी इदारे कायदे अवाम के दौर से ले के अब तक बने हैं कि हम ना सिर्फ जामशोरों के अवाम मगर सिंध भर के, पाकिस्तान भर के, और हमारा इरादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम पूरा रीजन को अवाम को अट्रैक्ट कर सकते हमारे तालीमी इदारों पे। हम तो फ़ख्र करते हैं कि फ़लस्तीन से बच्चे पाकिस्तान के तालीमी इदारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़रूर ये मेरा ख्वाहिश है कि हम हैदराबाद में और सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में नया
यूनिवर्सिटीज़ बना सके, और जो जिस मेडिकल यूनिवर्सिटी का आप स्पेसिफिक जिक्र कर रहे हैं उस पर मैं जो मेरा तालीम का वज़ीर है उससे मज़ीद मालूमात लेगी। अशोक शर्मा यार हमने एक यूनिवर्सिटी बनाई भी है। ये अशोक हैदराबाद का एक बुनियादी मसला हैदराबाद का एयरपोर्ट काफी अच्छे से क्लियर करा दे। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट क्या करेगी? आपकी अच्छी पॉइंट है, बिल्कुल सिंध का दूसरा बड़ा शहर में एयरपोर्ट होना चाहिए, और वफाकी हुकूमत की ये एक मैंडेट है एयरपोर्ट्स के लिहाज से। तो मैं इस बात पे एतराज़ करता हूँ कि जो हमारा एयरपोर्ट्स चल रहे हैं उनको भी मुख्तलिफ दौर में बंद किए गए हैं, जिसकी वजह से सिंध के अवाम को बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। मैं तो सबसे पहले अपना ही शिकायत करूँगा कि महिंजोदारो एयरपोर्ट को बंद किया गया है और उसका असर हमारे लारकानों को अवाम को भी फेस करना पड़ रहा है। पुराना एयरपोर्ट्स बंद करने के बजाय उनको भी फ़ाल करना चाहिए, और साथ साथ जो इतने बड़े शहर है जैसे हैदराबाद जैसे शहर, कोई वजह नहीं कि ना सिर्फ एक नेशनल एयरपोर्ट पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में होना चाहिए। मैं इस इशू को वज़ीर आज़म साहब से रेज़ करूँगा कि हैदराबाद शहर को ये फैसिलिटी वसूल किया जाए। दूसरे शहरों ने, जैसे सियालकोट का पंजाब का एक शहर है, उन्होंने अपना एयरपोर्ट भी बनाया और अपना एयरलाइन भी बना दिया। तो एक तो हमारा कोशिश ये होगा कि मैं वज़ीर आज़म साहब को कायल करूं कि हम ये तोहफ़ा हैदराबाद के अवाम को दे दें। अगर उसमें हम कामयाब नहीं होते तो शायद हमें फिर अपना एयरपोर्ट और अपना एयरलाइन हैदराबाद एयर के नाम पे लॉन्च करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि वो भी कामयाब होगा। वैसे सूबाई सिंध हुकूमत वो पहला सूबाई हुकूमत है जिसने अपना एयरपोर्ट बना दिया। पारकर में माय बख्तावर एयरपोर्ट सूबाई हुकूमत ने बनाया है, मगर ये असल ज़िम्मेदारी वफाकी हुकूमत होता है, तो हम वहाँ पहले पहुँचेंगे। मैं बहुत खुश हूँ आपने ये पॉइंट उठाया। मैं चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन हम हैदराबाद को ये फैसिलिटी दिलवा सकें। शौकत मेमन साहब आपने अभी आज हमने जो पार्क का इफ्तिताह किया है, इंशाअल्लाह ताला ये पूरा हैदराबाद के लिए एक शानदार फैसिलिटी होगा। इन्होंने इसमें जो वॉकिंग ट्रैक्स है, साइकिलिंग ट्रैक्स है और अर्बन फॉरेस्ट का निज़ाम, आपका पोल्यूशन का मुकाबला करने के लिए अर्बन फॉरेस्ट का निज़ाम का बंदोबस्त भी किया है। एक मैंने शिकायत किया कि जहां हमारा इस पार्क में गाड़ियों के लिए फैसिलिटी, पार्किंग फैसिलिटी है, आम आदमी को पैदल चल के पहुंचने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो शोरो साहब ने मुझे वादा किया है कि वो एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी ऐड कर रहे हैं। इम्तियाज करवा अमेरिका ने जो है पीएलए और मजीद ब्रिगेड के ऊपर जो है वो प्रेशर का अमेरिका ने क्लियर किया है। इससे प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पर क्या पाकिस्तान के लिए जहाँ तक मजीद ब्रिगेड या पीएलए जैसे तंजीमें हैं जो वायलेंस अपना के कभी मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं, ख़ास तौर पर मेहनत कश मज़दूर जो बलूचिस्तान काम करने के लिए पहुँचते हैं, उनको कातलाना हमला का निशाना बनाते हैं। और जिस अंदाज से जब पाकिस्तान और भारत ने हाल ही में ये 5 दिन का जंग लड़ा, तो पीएलए और मजीद ब्रिगेड ने खुल के मोदी का हमायत का ऐलान किया, और उस जंग के दौरान जिस तरीके से वो हमला करते आ रहे थे, उसके बाद वैसे तो हम सब जानते हैं कि दहशतगर्द तंजीम है, मगर ये बात कि इस वक्त अमेरिका ने आपकी इस पॉइंट को भी इंडोर्स किया है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ा कामयाबी है। हमारा कोशिश ये है कि जहाँ मुख्तलिफ ममालिक तो ज़रूर डिक्लेयर कर सकते हैं इन तंजीमों को कि ये दहशतगर्दी की तंजीमें हैं और उसका पाबंदियाँ, ख़ास तौर पे जब इतना बड़ा ममालिक जैसे अमेरिका जैसे मुल्क करता है तो उसका फ़ायदा है। लेकिन हमारा मज़ीद कोशिश ये इंशाअल्लाह ताला होना चाहिए कि इन तंजीमों को कि हम यूनाइटेड नेशंस के थ्रू इनको डिक्लेयर किया जाए कि ये दहशतगर्दी की तंजीमें हैं, ताकि जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग है जो ख़ास तौर पे भारत के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और उनके सहूलतकार जो मौजूद है उनको टैकल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है।
कि इंटरनेशनली आलमी इदारे इनको इस तरीके से इस नज़र से देखा जाए और इंशाअल्लाह ताला वो भी हम कामयाबी हासिल करेंगे। तो 26th, 27th और NFC, जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की बात है, ये एक सियासी कॉम्प्रोमाइज़ की सूरत में अमेंडमेंट सामने आया है, जहाँ मुख्तलिफ सियासी जमातों में अपने सियासी स्ट्रेंथ के बुनियाद पे एक कंसेंसस पे अचीव किया और फिर ये आइन साजी हुआ। मैं जानता हूँ कि ख़ास तौर पे एक सियासी जमात के शिकायतें हैं और वो अपनी ज़ाती मुश्किलात की वजह से शायद शिकायतें होंगे, मगर जो तारीख़ी कामयाबियाँ हमने हासिल किया है इस 26th अमेंडमेंट, वो किसी एक दौर के लिए नहीं, वो हमेशा के लिए हासिल किए गए। मसलन हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और तमाम जमहूरी सियासी तंजीमों को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से एक ये मुतालबा मौजूद था, जो कि हम 18वीं तरमीम पास करते हैं मुकम्मल नहीं कर सके, जो अदालती निज़ाम के रिफॉर्म्स के हवाले से और अदालती कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हवाले से था। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हमारा ख्वाहिश था, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए एक कंसेंसस के मफाद से, ताकि हम ब्रूट मेजॉरिटी थ्रू और तोड़ पोर के बजाय मिल के मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ, अपोजिशन की कुछ जमातों के साथ, हुकूमत की जमातों के साथ मिल के वो अक्सरियत हासिल करने के लिए हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बजाय, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए हमने मान लिया। आपको याद होगा कि उस वक्त सोच ये था कि जस्टिस फाइज ईसा, जिसका नाम, जिसका कद, जिसका जूरिस्प्रूडेंस में और पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में अपने मुकाम था, कि वो हमारा अदालती बेंच का सरबरा, अदालती कोर्ट का सरबराह बनता, मगर दूसरे सियासी जमातों का एतराज़ात था, तो हमने वो तरीका भी कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू, जमहूरियत के थ्रू, उसको भी पीछे, उससे भी पीछे हटे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एक ये मुतालबा था कि जो हमारा सबसे बड़ा अदालत है, वहाँ तमाम सूबे के इक्वल नुमाइंदगी होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आपके सूबे के लिहाज से या तमाम सूबे के लिहाज से जो इस अमेंडमेंट में सबसे बड़ा कामयाबी है, और जिसकी वजह से शायद कुछ जमातों को एतराज़ है 26th अमेंडमेंट पे, वो ये कि तमाम सूबों को इक्वल नुमाइंदगी, आइनी बेंच में इक्वल नुमाइंदगी माजी पे तो कैसे होता था, किसी एक सूबा से दूसरा सूबा में किसी जज को भेजते थे, उस सूबे के कह के वो चीफ जस्टिस बनाते थे। ऐसे कोई कंस्पिरेसी आगे हमारे सूबे के साथ भी हुआ है, जहाँ यहाँ का सिंध का चीफ जस्टिस सालों साल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट रहता था, ऊपर उसका एलिवेशन नहीं हो रहा था। तो मैं समझता हूँ कि इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और ये कामयाबी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। जो लोग ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं 26th अमेंडमेंट पे, वो शायद भूल जाते हैं कि ये तारीख़ी कामयाबी जो पाकिस्तान के क़याम से लेके ये वफाकी निज़ाम बनते हुए हम नहीं हासिल कर सके, जिसका नुकसान हमने कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल के शहादत पे सामने वो भुगता, उसका हमने 26th अमेंडमेंट के थ्रू आई थिंक अचीव कर लिया है, जो बहुत बड़ा कामयाबी है। 27th अमेंडमेंट हवाई बातें मैं सुन रहा हूँ, आपसे सुन रहा हूँ, अभी तक कोई वफाकी वज़ीर या वज़ीर आज़म साहब या कोई मुझे मेरे जमात से अप्रोच इन्होंने नहीं किया है किसी वाज़ेह अमेंडमेंट्स के बारे में या कोई और मज़ीद तब्दीलियाँ लाने के बारे में। आखिरी जो सवाल आपका NFC के है, वो बिल्कुल सही सवाल है। एब्सोल्युटली NFC में मज़ीद तब्दीलियाँ तो आने हैं। आपको याद होगा कि जो माजी पिछले NFC अवार्ड दिया गया, वो 18वीं तरमीम पास होने से पहले दिया गया। तो पहले हमने अपना 2010 से पहले NFC अवार्ड पास किया और फिर उसके बाद हमने 18वीं तरमीम पास की। तो जब हमने 18वीं तरमीम से तकरीबन 40 ऐसे इदारे, वो वजारते, मनसूबे, ज़िम्मेदारियाँ जो वफाक के होते थे, हमने तो सूबाई हुकूमत को वो ज़िम्मेदारियाँ दिलवा दी
मगर NFC अवार्ड वही है जो 18th अमेंडमेंट के प्रायर से था। साथ साथ हमारा आइन में ये मौजूद है कि रेगुलरली आपको हर 5 साल बाद नया NFC देना चाहिए। उसी आइन में वो तो ऑलरेडी मौजूद है कि जो आप नया NFC अवार्ड देते उसमें आप सूबाई हुकूमतों के शेयर्स में कमी नहीं लेकर आ सकते। तो मैं समझता हूँ एब्सोल्युटली हमें फिर फौरी तौर पे NFC को बुलाना चाहिए, नया NFC अवार्ड दिलवाना चाहिए, तमाम सूबों को 18वीं तरमीम के तहत जो उनके मजीद जिम्मेदारियां हैं तो मजीद वसाइल उनको दिलवाना चाहिए, और जो वफाकी हुकूमत की नालायका है, नाकामियां हैं, ना उनकी अपनी कमजोरियां हैं कि उनका FBR टैक्स जमा नहीं कर सकते, वो अपना बजट्स बना नहीं सकते उस तरीके से, वो बर्डन, वो कसूर तो ना सिंध का, ना बलोचिस्तान का, ना पंजाब का, ना पख्तूनख्वा का, किसी सूबा का आवाम का जिम्मेदारी या कोठाई नहीं है। उसमें 100% इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबू का कसूर है, FBR के चलाने वाले की कसूर है, और उनको उनके कसूर का वो ठहरा दे, लेकिन सूबे को उनका हक देना पड़ेगा ताकि हम अपना जिम्मेदारियां पूरा कर सकें। आप सूबा बलोचिस्तान को देख लें, जहां इस वक्त आप ऐसे हाइब्रिड वॉर का मुकाबला कर रहे हैं, जहां एक तरफ अभी आपने मुझे मजीद ब्रिगेड और BLA का जिक्र किया, दूसरी तरफ से जो तालिबान एस्क जैसे मजहबी एक्सट्रीमिस्ट दहशतगर्दी मंसूबे वो भी आके हमला कर रहे हैं, जो वहाँ के वफाकी इदारे को बलोचिस्तान में ठहराना, उनसे काम लेना और लेना पड़ रहा है, इसलिए आपने दहशतगर्दों का मुकाबला करना है, वो भी सूबाई हुकूमत को भी वजन उठाना है। तो कितना पैसा रहता है कि बलोचिस्तान का सूबाई हुकूमत सेहत पे काम करे, तालीम पे काम करे, रोज़गार दिलवाने पे काम करे, ताकि हम वो हार्ट्स एंड माइंड्स जो हर काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म का दुनिया भर में तरीकाकार ये है कि कई जंग अब सिर्फ बंदूक और गोली और हथियार के साथ नहीं लड़ते। एक तरफ से एक किनेटिक ऑप्शन है जहां से आप उन दहशतगर्दों से बिल्कुल मुकाबला करें और करना चाहिए, लेकिन साथ साथ इंटरनेशनली ये साथ साथ होता है कि आप डेवलपमेंट पे गुर्बत मिटाने के लिए, अवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपना काम में मज़ीद इजाफा करते हैं ताकि यू कैन विन व्हाट इज़ दी known as the hearts and minds. So in that context मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को वो अपना जिम्मेदारी पूरा करना चाहिए, तमाम सूबे के साथ मिल के बात करना चाहिए, और कंसेंसस से हमें एक आईनी NFC अवार्ड देना चाहिए। गैर आईनी NFC अवार्ड के साथ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ा नहीं। फैज कोसो साहब प्लीज। Who's Faiz Kosa sir? Twice. दुनिया का भी मसला है, हाँ। खासतौर पर सिंध का बड़ा मसला है। अगर भारत सिंध पास को आज इसमें ऊपर गया है, अगर वो पानी नहीं छोड़ता, पानी बंद करता है, तो फिर पाकिस्तान का एक तो आपने ये बहुत अहम सवाल आपने किया, इस पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। आपको मालूम है, आप सब ने देखा, मैं आप सब को हैदराबाद के अवाम का जो किरदार था हमारा 5 दिन का जंग के दौरान, जहां पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दिलवाया, इतना इबरतनाक शिकस्त कि वो अभी तक वो होश में नहीं आ रहे हैं, वो अपने जहाज़ नहीं गिन सकते हैं, वो जहां भी हाथ लगाते हैं कुछ गलत हो जाते हैं इनसे। वो इसलिए कि वो बहुत कन्फ्यूज्ड है कि जिस अंदाज से पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान के एयरफोर्स ने सबसे भर कर पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के नौजवानों ने इनको इबरतनाक शिकस्त दिलवाया। शिकस्त तो आपने दिलवा दी जंग के मैदान में, तो भारत ने फिर एक बहुत ही बुज़दिलाना हरकत किया है, जहां वो ये धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम का, मासूम शहरियों का पानी रोकेंगे, वो सिंधु पे डैम्स बनाएंगे, कैनाल्स निकालेंगे और सिंध ताश माहिदा को गैर कानूनी तौर पे नहीं मानेंगे। पाकिस्तान ने इस केस को दुनिया भर में उठाया है, और दुनिया को ये बात मैं अमेरिका भी गया हूँ, UK भी गया हूँ, EU भी गया हूँ, और पाकिस्तान के केस दहशतगर्दी के हवाले से और सिंध ताश माहिदा के हवाले से पाकिस्तान का केस उठाया है। हम ट्रंप हुकूमत का शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपनी तारीख में सबसे ज़्यादा टैरिफ्स और सैंक्शंस भारत के ख़िलाफ़ लगाए हैं, अपना ट्रेड वॉर के
कॉन्टैक्ट्स में यूरोपियन यूनियन भी कह रहे हैं कि वो भारत को सैंक्शंस भारत पे लगाएंगे और उनकी अवाम के मुआशी अंदाज पे उनके मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लेकिन ये इस बुज़दिलाना हमला से, इस बुज़दिलाना मौक़िफ़ से भारत पीछे नहीं हट रहा, जिसकी वजह से मैं हैदराबाद के अवाम का साथ मांगता हूँ। पूरा मुल्क को इस मौक़िफ़ पे एक होना चाहिए। वैसे जैसे आपने कहा है कि सिंध के अवाम हमेशा सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं जब हमारा सिंधु का सवाल आता है, दरिया का सवाल आता है और पानी का सवाल आता है, और वैसे ही हमें सब एक होके मोदी का इस हमले के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए, एक होके एहतजाज करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि ये एक ऐसा मौक़िफ़ है, ये एक ऐसा पोजीशन है जो अमली तौर पे भारत को पीछे हटना पड़ेगा, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद होके इनका मुकाबला देंगे। हमारा जो मुल्क के अंदर पानी का इस्तेमाल है, हम काफ़ी देर से कहते आ रहे हैं कि हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ये डैम्स का, कनाल्स का, ये बहुत पुराने मंसूबे हैं, और ऐसे मंसूबे होते हैं उन ममालिक के लिए जहाँ एक्सेस पानी होता है। जब आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पानी मौजूद सालों साल होते हैं, तो वो ममालिक बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं, बड़े बड़े कनाल्स निकालते हैं। जब आपको ज़रूरत से ज़्यादा, और पाकिस्तान में आप हैदराबाद के अवाम से पूछे, आप कराची के अवाम से पूछे, आप खट्टो के अवाम से पूछे, ज़रूरत से ज़्यादा पानी तो मौजूद नहीं। उन सूरत में हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा। आज तक पाकिस्तान में हम फ्लड इरिगेशन पे ज़ोर देते हैं, जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ड्रिप इरिगेशन, साइंटिफिक तरीक़ेकार मौजूद है कि हम अपने निज़ाम को मॉडर्नाइज करके जो मौजूदा पानी है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करके अपना ज़रूरियात पूरा कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मुल्क भर में वफाकी हुकूमत को इसको देखना चाहिए कि हम मॉडर्नाइजेशन भारत के जवाब देने के लिए नहीं, मॉडर्नाइजेशन मौसमी तब्दीली का मुकाबला करने के लिए, अपनी पानी की किल्लत को पूरा करने के लिए हमें मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। भारत का ये मौक़िफ़ हम मान नहीं सकते। तो मैं ये नहीं कहने के लिए तैयार हूँ कि भारत ने ये किया तो मैं अब कोई दूसरा पाकिस्तान में उस मद में कोई फ़ैसला लूँ। नहीं, हम भारत का फ़ैसले मानते नहीं हैं। हम कानूनी तौर पर पुरअमन तरीके से उनको मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम समझते हैं कि आइन के मुताबिक और इस ट्रीटी के मुताबिक उन्होंने ये तीन जो दरिया है वो पानी हमें दिलवाना इस सिंतास मुआहिदा के ज़रिए देना पड़ेगा। अगर सिंतास मुआहिदा नहीं है तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को 6 दरिया के ऊपर आलमी कानून के मुताबिक लोअर रिपेरियन राइट्स मौजूद है, और फिर हम वो लोअर रिपेरियन राइट्स मांगेंगे वो 6 दरिया के मुताबिक। इरफान भाई पार्टी की बेपनाह कुर्बानियां रही हैं, मगर अब इससे लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत सारी चीज़ों पे कंप्रोमाइजिंग हो रही है। उसकी वजह क्या है? और दूसरी चीज़ ये है कि इससे लग रहा है कि मुल्क में हाइब्रिड डेमोक्रेसी चल रही है। फिंगर चेयरमैन यूपीपी, आप समझते हैं कि जो मौजूदा डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल सही है? थैंक यू। आपका नून लीग का क्या सवाल जो इतना? मेरा नून लीग के हवाले से ये सवाल है कि नून लीग के पहले पीडीएम में, फिर आपके साथ आप जो है कंडीशनल सपोर्ट उनकी जारी रखी है, लेकिन 2.5 साल होने वाले हैं, कोई वफाकी वजीर यहाँ सिंध के किसी शहर का दौरा नहीं करता। आपसे पूछ लें यहाँ इनके मालूम है क्या कोई मकसद, कोई ऐसे वफाकी मंसूबे हैं, एस्को जैसे इदारे हैं, यहाँ आके कोई ब्रीफिंग नहीं लेते? क्या आप लोगों के दरमियान ऐसा कोई मुआहिदा हुआ कि वो यहाँ ना आए, या सिर्फ जो है वो वफाक का हिस्सा नहीं है, सिर्फ पंजाब पाकिस्तान है? एक ये मेरा सवाल है। और दूसरा ये है कि पहले जो है गैर मुल्की जरीदे जो है वो कंट्रोल डेमोक्रेसी पाकिस्तान के हवाले से लिखे रहते हैं। अब जो है इकोनॉमिस्ट वगैरह जो मैगजीन्स हैं वो जो है अथॉरिटेरियन जो हुकूमतें लिख रहे हैं, तो आपने उसकी मुसलसल सपोर्ट जारी रखी हुई है। आर्मी चीफ का अभी दौरा हुआ है, वहाँ जो है कुछ जो मुखालिफ कुव्वतें हैं अब मिलना शुरू हैं, अखबार सोशल मीडिया के ज़रिए दोबारा बातें ज़द-ए-आम आ गई हैं। तो आप लोग कहाँ खड़े हैं? अगर कल को इलेक्शन होते हैं तो आपका नैरेटिव क्या हो? ये आखिरी क्वेश्चन है। ओके, आपने हर क्वेश्चन कर लिया। तो पहले जहाँ तक हुकूमत की फोकस सूबा सिंध के बारे में, मैं वज़ीर आज़म साहब, अगर आप कहते हैं, वैसे तो इन्होंने आते होंगे वफाकी हुकूमत के वज़ीर के, उनके इत्तेहादी भी आते होंगे, लेकिन अगर आपका कोई ख़ास शिकायत है मैं उनको ज़रूर बताऊंगा कि आने चाहिए।
صوبہ سندھ میں مزید کام کرنا چاہیے. میں CM صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ جس انداز سے صوبہ سندھ کا نمائندگی کرتے ہوئے ہمارا آواز بن کے آپ کو اپنے حق دلواتے رہتے ہیں، چاہے وہ بجٹ کے پروسیس میں ہو یا مختلف انداز میں، تو میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. جہاں تک پاکستان میں جو ہمارا جمہوریت کا صحت ہے وہ بالکل اتنا صحت مند نہیں ہے جتنا ماضی میں صحت مند ہوتا تھا، لیکن ہمارا تاریخ بھی ایسے کچھ ہے کہ پاکستان میں آدھا سے زیادہ وقت ہم ایک آمرانہ آمریت کے دور سے گزرتے آ رہے ہیں، اور آپ نے پاکستان کے عوام نے جدوجہد کر کے 18ویں ترمیم جس کا ذکر ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے، چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے جدوجہد کر کے یہ جو ٹوٹی پھوٹی جمہوریت آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن سے لے کے ہمارا قیادت تک نے واضح قربانیاں، جان کی قربانیاں، جیل میں سب کچھ بھگت کے یہ نظام کھڑا کیا ہے. اور ہر دور میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو PDM کے دور میں پاکستان میں ایک مئی 9 کا واقعہ ہوا، جس سے ایک سیاسی جماعت نے یہ فوج کے اداروں پہ ایک ایسا حملہ کیا جو کہ ہمارا ابھی تک اس کا جو کانسیکوینسز ہے ہم بھگت رہے ہیں. اور اس وقت میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا فوج کی سربراہ نے باقاعدہ اپنا ادارہ کا پالیسی اپناتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نیوٹرل ہوں گے، اور ایک سیاسی جماعت ایسا تھا جو کہتا تھا کہ نیوٹرل ہونا تو جانور کا کام ہے، اور جس نے ایک پورا مہم چلایا اپنی ذات کی وجہ سے، اور نہ صرف اپنے لیے ایک خاص کرسی حاصل کرنے کے لیے، مگر ہمارا آرمی چیف کو اور ہمارا فوج کی قیادت کو نشانہ بنا کے ان کے خلاف ایک اندرونی سازش کا کوشش کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ایک کاسٹ ہوتا ہے پاکستان کی اور کسی بھی جمہوریت کے نظام، اور وہ کاسٹ آپ دیکھ رہے ہو آپ کے سامنے. خاص طور پہ PTI جو پہلے کہتے تھے کہ نیوٹرل جانور ہوتے ہیں، اب آپ ان سے پوچھیں کہ نیوٹرل ان کو پسند تھا یا نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے، اور ملک کے ممالک ایسے ہی چلتے ہیں کہ جب تمام ادارے اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں. اور ہمارا ہمیشہ مطالبہ یہ رہا ہے کہ تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں، کیونکہ یہ مئی 9 کے حملے میں سیاستدانوں نے، سیاسی جماعت نے اپنا دائرے میں نہیں رہا، وہ کہیں دہشت گرد بن گئے کہ دوسرے اداروں میں گھسے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں. اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے سیاستدانوں کو سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کرنا پڑے گا، تاکہ ہم باقی اداروں کو بھی پش بیک کر کے اپنے اپنے اداروں میں کام کرنے پہ وہ بھی چاہیں گے. تمام ادارے چاہیں گے کہ وہ دوسری جگہ پہ نہیں، وہ اپنے کام پہ فوکس رہیں، تاکہ ہم ایک ملک کے طور پہ کامیابی کی طرف آگے بڑھ سکیں. Thank you. یہ میرا Thank you very لمبا چوڑا much. سوال ہے. Thank you. نہیں ایک سوال ہے آپ کے کہ امریکہ کے ساتھ باتیں بڑھ رہی ہیں، آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر امریکہ میں آگے جا کر مستقبل میں کوئی ڈو مور کا مطالبہ کرتے ہیں، کیا مطالبہ کی امریکہ کے ساتھ پاکستان کی ڈو مور رہی ہیں. حالیہ جو ایران کے ساتھ کشیدگی ہوئی رشیا کی، اس میں امریکہ ایران کے مخالف کھڑا تھا. اگر ہماری قوتیں بڑھتی ہیں، تعلق کسی طرح سے اگر امریکہ ڈو مور کا مطالبہ کرتا ہے تو پاکستان کا مفاد سب سے پہلے، اور پاکستان کے مفاد میں ہے. ہمیشہ ہمارا کوشش یہی ہونا چاہیے کہ ہم سب کے ساتھ دوستیاں رکھیں اور کم سے کم اختلافات رکھیں. ہمیشہ سے تاریخی طور پہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پچھلے 10-20 سال میں امریکہ کی جو جیو پولیٹیکل کمپلشنز رہے ہیں جنوبی ایشیا میں، اس کی وجہ سے ان کا ایک ان بیلنس اپروچ
रहा है इस रीजन में, जिसका मैं समझता हूँ उनको नुकसान हुआ है और ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ है। जिस वक्त से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, एक तो आप एक जंग जीत के आए, जब आप जंग जीतते हो तो उसका असरात होते हैं, मुल्क के ऊपर भी फ़ायदा होता है और ख़ास तौर पे उन शख्सियात जिन्होंने ये जंग की क़ियादत की हैं तो उनके ऊपर भी इंटरनेशनली एक अपना मकाम आप बनाते हो। तो मैं समझता पाकिस्तान के अवाम ने अपने कमान, पाकिस्तान की हुकूमत ने और जो फ़ौज वो जंग लड़ रहे थे उन्होंने अपने मकाम हासिल किया है। उस लाइट में हम दुनिया से बात कर रहे हैं। साथ साथ दहशतगर्दी के मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा अपना किरदार अदा किया है, मगर जियो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जब अमेरिका को कोई और ज़रूरत पड़ता है तो वो डू मोर की बात करते हैं। मैं खुश हूँ कि इस वक्त डू मोर कम कह रहे हैं और म्यूचुअल बेनिफिट पे गौर कर रहे हैं। जितना देर वो इस मोड में है, पाकिस्तान के अवाम को जितना ज़्यादा फ़ायदा इसका ले सकते लेना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू।